वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर कैच। आज हम लोग इस वीडियो में के माध्यम से ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ भौतिकी का एक अहम हिस्सा होता है, जिसके द्वारा हम लोग ये देखेंगे कि समय के साथ विस्थापन, वेग और त्वरण कि ग्राफ में क्या महत्व है और इसके द्वारा हम किसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है? ऋजुरेखी गति, ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण इसे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश इसकी लिख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऋजुरेखी गति, यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। यहाँ पे तीन ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला ग्राफ हमारा होगा फर्स्ट ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ। दूसरा होगा, दूसरी टॉपिक समय वेग ग्राफ। तीसरी टॉपिक हमारी होगी समय त्वरण ग्राफ। ये हमारा होता है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तीसरा हमारा है टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। अब इन ग्राफों की महत्ता है ऋजुरेखी गति में। ग्राफों की महत्ता क्या है? आप देखोगे कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ जो है, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ जो है, ये अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हम लोग दो चीजें देख सकते हैं। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन। आप देखोगे कि समय के साथ जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो विस्थापन परिवर्तित होता है। तो यदि समय के सापेक्ष समयांतराल और विस्थापन दोनों अगर साथ साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा की गई गति एक समान गति है। परंतु अगर इनका विस्थापन और समयांतराल अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, एक दूसरे के रेशियो में अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये समयांतराल और विस्थापन का जो रेशियो है वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वस्तु की जो गति है वो एक अपरिवर्तित या परिवर्ती वेग गति है ना। वेग, उसका जो वस्तु होगा उसका वेग परिवर्तित होगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देखेंगे टाइम वेलोसिटी ग्राफ जो होता है। टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हम लोग पहली बात तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां से एक्सेलरेशन त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और त्वरण के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो समय है, जो इसकी समय के साथ इसकी वेलोसिटी है, अन्य एक या एक से अधिक वस्तुओं की जो वेलोसिटी है उसकी सापेक्षता कैसे हम लोग दर्शाएं। ठीक है, और त्वरण टाइम और एक्सेलरेशन, इसके द्वारा हम लोग वस्तु की परिवर्ती और अपरिवर्ती वेग की गति को समझ पाएंगे और विरामावस्था को भी समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि
विरामावस्था क्या होती है, वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, एक त्वरण क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग थ्योरी के माध्यम से और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा है। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिकल मेथड से ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले टॉपिक। पहली टॉपिक हमारी होगी विस्थापन, समय विस्थापन ग्राफ। समय विस्थापन, समय विस्थापन ग्राफ से कहेंगे इस ग्राफ द्वारा, इस ग्राफ द्वारा 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 ऐसे भी लिखते हैं और द्वारा ऐसे भी लिखा जाता है ना। आप दोनों तरीके से जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समय ग्राफ द्वारा, इस ग्राफ द्वारा वस्तु की परिवर्ती, वस्तु के परिवर्ती एवं नियत वेग को ज्ञात किया जा सकता है, किया जाता है, ऐसा लिखिए, जाता है। पहली पॉइंट लिखेंगे, यदि यदि वस्तु का समयांतराल एवं विस्थापन अनुपात नियत हो तो ऐसा ग्राफ वस्तु के नियत वेग को प्रदर्शित करेगा, नियत वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट इसमें लिखेंगे, यदि वस्तु का समयांतराल एवं विस्थापन अनुपात परिवर्तित हो या अनियमित हो, लिख सकते हैं अनियमित हो तो वस्तु का वेग परिवर्तित रहेगा, इसे कह सकते हैं परिवर्तित रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और इसके द्वारा हम लोग वेग समय ग्राफ को, विस्थापन समय ग्राफ को समझेंगे कि विस्थापन समय ग्राफ की किस तरीके से हम लोग विस्थापन और समय के बीच ग्राफ को हम लोग निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग दोनों चीजें समझेंगे कि वस्तु का अगर समयांतराल अगर वस्तु का समयांतराल नियत हो तो हम कह सकते हैं ये जो वस्तु का वेग होगा वो नियत होगा। लेकिन यदि वस्तु का समयांतराल और विस्थापन का अनुपात, ठीक है, भिन्न भिन्न हो तो वस्तु की गति जो होगी परिवर्ती गति कहलाएगी और ये अनियमित गति भी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफ के माध्यम से, है ना। इस चूंकि ग्राफ पढ़ रहे हैं तो थ्योरी का इसमें कोई योगदान बहुत ज्यादा है नहीं, है ना। ग्राफ भौतिक विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और ग्राफ एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारी बातों को एक लाइन के माध्यम से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पे हम लोग कुछ एक समय अंतराल ले लेते हैं, समय को ले लेते हैं सेकंड में, समय को सेकंड में लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि कोई कार हो, ठीक है, पहली कार कोई हो, कार न लेकर के साइकिल या व्यक्ति ले लेते हैं। पहले व्यक्ति को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति हो गया और ये कोई तीसरा व्यक्ति हो गया। ठीक है, नंबरिंग देखते रहिएगा, व्यक्ति हो गया, सॉरी ये कोई तीसरा व्यक्ति हो गया। ठीक है, और इन व्यक्तियों की जो समयांतराल हो वो एक नियत हो, हमने एक नियत समयांतराल मान लिया कि सबके लिए नियत हो। जैसे मान लीजिए कि सब समय 0 हो, 1
2 3 4 5, 5 ही लेते हैं, ठीक है, 5 क्वांटिटी ही लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अब आप जानते हो कि यदि कोई वस्तु समय इसका सेकंड जीरो है, जीरो हो, तो आप मान लेते हैं पहला व्यक्ति क्या है, कहां पे है, शून्य पे है, दूसरा व्यक्ति कहां पे भाई, 2 पे हो, तीसरा व्यक्ति कहां पे हो, मान लेते हैं कि 1 पे हो, ठीक है, शून्य की अवस्था में। तो अगर मान लीजिए ये तो हो गया, इसके लिए हम क्या देते हैं, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ये हमने मान ली है, जंक्शन कर लिया है। आप भी कुछ अलग मान सकते हो, ठीक है। ग्राफ निरूपित करेंगे, यहाँ पे हमने लिया 2, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, 8 10 12, ठीक है। और इसका जो है, इसको हम लेते हैं 1 3 6 9 11 और 13, ठीक है। ये हमने 3 क्वांटिटी ले ली और एक हम समय अंतराल ले ली। 3 व्यक्ति हैं जो किसी पथ पर गति कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक पथ है जिस पर ये गति कर रहे हैं। तो सबका जो समय अंतराल है वो हमने सेम ही लिया कि 0 समय पर ये जो व्यक्ति था, 0 सेकंड पर जब हमने समय काउंट करना शुरू किया, ये व्यक्ति शून्य अवस्था में, ठीक है, अभी अपनी गति प्रारंभ नहीं की थी, लेकिन उस समय इस व्यक्ति की जो स्थिति थी, ये 2 मीटर, इसको हम मीटर में लेते हैं, है ना, ये दूरी है तो दूरी को हम मीटर में लेते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारी मीटर में है, याद रखें। तो मान लेते हैं 2 मीटर पे है, ये 1 मीटर पे, ठीक है। जैसे एक समय हो गया, 1 सेकंड बाद ये जो है पहला व्यक्ति था, ये 1 मीटर की दूरी तय करता है, और ये जो व्यक्ति है ये 2 से कितना गया, 4, मतलब कि कितने डिस्टेंस तय की, 2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। 1 सेकंड में इस व्यक्ति ने 2 मीटर की दूरी तय की और इस व्यक्ति ने भी 2 मीटर की दूरी तय की। यहां पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो समय अंतराल है ये नियत है, लेकिन इस अवस्था में ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल तो सबके लिए बराबर है, परंतु जो इनका ये दूरी का अनुपात है, विस्थापन का अनुपात है, दूरी तो नहीं कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, विस्थापन का जो अनुपात है ये यहाँ पे निरंतर परिवर्तित हो रहा है। 1 है, 3 है, 6 है, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक है। तो हम लोग इसके ग्राफ निरूपित करने वाले हैं। ग्राफ कैसे खींचते हैं ये हम दर्शाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट व्यक्ति को लेंगे, पहले निरूपित करेंगे। इस तरीके से हम 2 लाइन बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, एक वाई एक्सिस। देखिए हम लोग जब ग्राफ खींच रहे होते हैं तो वहां पे 2 एक्स होती है, एक एक्स एक्स होती है, एक वाई एक्स होती है, और एक ये जो हमारा राइट हैंड होता है ये हमारा धनात्मक होता है, राइट साइड का, और ऊपर का हिस्सा भी क्या होता है, धनात्मक होता है, ये वाई एक्स होता है। और ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, ये ऋणात्मक अक्ष होता है और ये भी ऋणात्मक, ठीक है। तो देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो इसलिए ये बिंदु जहां पर ये दोनों अक्ष एक्स और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को हम कह देते हैं 0,0। मतलब 0,0 से मतलब ये है कि एक्स का मान भी यहाँ पे 0 है और वाई का मान भी क्या है, 0, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मैक्सिमम है, 13 को 14 ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जितना आप ग्राफ खींचेंगे उससे एक क्वांटिटी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये हम क्या लेंगे, समय, ये हमारा कौन सा एक्स होगा, समय, किसमें, सेकंड में, ठीक है। ये निरूपित करना नहीं भूलेंगे। और इसको हम ले लेंगे विस्थापन, विस्थापन किसमें हो जाएगा भाई, विस्थापन हमारा हो जाएगा मीटर में, ठीक है। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हमने ग्राफ का जो खाका है हमने तैयार कर लिया। अब ग्राफ खींचने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। ये जो मान है इन मान को हम लोग कहां निरूपित करने वाले हैं, इस ग्राफ पे, और एक ही ग्राफ पे हम तीनों आकृतियां, तीनों व्यक्ति की जो ये वेलोसिटी है, दूरी और सॉरी विस्थापन और समय का परिवर्तन है, हम लोग एक ही ग्राफ पर तीनों निरूपित करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी के साथ समझ पाओगे। ग्राफ खींचने की बहुत ही सरल विधि होती है। देखिए ये जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति 0 मीटर पे 0 पे था, तो देखिए
जब समय शून्य था ये वस्तु कहां पे था, शून्य पे। ठीक है, समय शून्य है, मीटर भी क्या है, शून्य। जब ये एक पे था तो ये एक पे। देखिए ग्राफ को खींचने का ये तरीका होता है, एक्स अक्ष से हम ले जाएंगे एक, वाई अक्ष पे ले जाएंगे एक। ये दोनों कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे उस बिंदु को हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, दूसरा दो पे दो, दो पे दो। तीसरा देखिए तीन पे तीन, चार पे चार, पांच पे पांच। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित किए उनको हमने पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं ये ग्राफ को कैसे खींचा जाता है। जैसे ये पांच है तो पांच जो पॉइंट है यहां से हम एक रेखा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और वाई एक्स अक्ष पे भी जो 5 पॉइंट होगा यहां से हम एक रेखा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और ये जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी उस बिंदु को हम पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये बिंदु कहलाएगा इसका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो जितने भी पॉइंट होंगे, जो भी रेखाएं होंगी, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देंगे, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है ना। ग्राफ खींचने का ये तरीका होता है। ठीक है, ये जो हो गया ये पहले व्यक्ति का हो गया, और पहले ये जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदुओं को हम लोग क्या कर देंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, ये कौन से व्यक्ति का ग्राफ हो गया, व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति है, पहले व्यक्ति का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, दूसरे का देखेंगे, जीरो पे कितना था भाई, दो। जीरो पे दो था, देखिए समय क्या था, शून्य। विस्थापन कितना भाई, दो। तो समय शून्य है लेकिन विस्थापन वाई एक्सप्रेस को देखेंगे ये कितना आ रहा है, दो पे। ठीक है, जहां पे आएगा उसको हम लोग पॉइंट आउट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे एक सेकंड पे कितना जाएगा, चार। एक सेकंड हमारा ये है, देखिए, और चार ये यहां पे जाएगा, इसको हम लोग यहां पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, 2 सेकंड में कितना भाई, 2 सेकंड पे 6, 2 सेकंड पे 6 आगे लेके जाएंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है, 3 सेकंड पे 8, 3 पे 8, देखिए यही पॉइंट हो जाएगा। इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 4 पे होगा 10, 4 पे 10 हमारा ये हो जाएगा, और 5 पे 12 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, और ये हमारा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पे 12 ये हो जाएगा, और ये जितने भी बिंदु होंगे इनको हम लोग सभी को क्या करने वाले हैं, दूसरे से मिलाने वाले हैं, तभी ये ग्राफ को निरूपित करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। तीसरे की बात करें, ये दूसरे व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति। ठीक है, तीसरे व्यक्ति की बात करें, देखिए शून्य पे कितना था, एक। शून्य पे हम कितना लेंगे भाई, एक ले लिए। 1 सेकंड पे जब समयांतराल एक था कितना, 3। एक समयांतराल पे ये 3 था, 3 को हम लोग यहां पे पॉइंट आउट करेंगे। 2 पे 6, 2 पे 6, 2 पे तो 6 ये यहां पे जा रहा है। ठीक है, 2 पे 6, 3 पे क्या है, 3 पे 9 पे 3 को आगे ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 यहां पे हो गया। ठीक है, 4 पे 11, 4 को आगे बढ़ाए, देखिए 11 यहां पे आ रहा है भाई, और 5 को जाएंगे कहां पे, ये 13 यहां पे आ जाएगा। तो सभी बिंदुओं को मिलाने वाले, देखिए ये इस तरीके से गया, यहां से ऐसे गया। ठीक है, सॉरी, इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों बिंदु को। ठीक है, यहाँ पे इसको हम मिलाने वाले हैं, ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये यहाँ पे, इन सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया। ये हमारा ग्राफ निरूपित होगा किस व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए। ये हमारे तीसरे व्यक्ति के लिए होगा। तो इस तरीके से अगर एक ग्राफ पर हमें एक से अधिक पॉइंट को निरूपित करना हो, है ना, 2 या 2 से अधिक पॉइंटों को निरूपित करना है, तो हम उनकी गतियों को दर्शा सकते हैं। विस्थापन के साथ साथ क्या विस्थापन है, ये विस्थापन हो गया, ये हमारा समयांतराल हो गया। और इन दोनों पॉइंट को देखिए, ये एक अलग हो गया, फिर इसको छोड़ दें, ये और ये एक अलग हो गया, फिर ये और ये एक अलग हो गया। तो सबको लेकर के हमने खींचा क्या, ग्राफ। और ये ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, समय विस्थापन ग्राफ। समय विस्थापन ग्राफ, विस्थापन
ये हमारा कहलाया समय विस्थापन, जिसके द्वारा हम वस्तु के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। वेग बराबर जानते हैं क्या? वेग बराबर क्या होता है भाई? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, समय या समयांतराल, पता है? तो अगर मान लीजिए कि हमको जो है ये बिंदु, इन बिंदुओं के बीच का हमें निकालना हो, तो हम देख पाएंगे यहाँ पे वस्तु का वेग कितना था, इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच, तो हमें निकालना हो अगर, तो देखिए ये कितना है, इसका समय अंतराल 1 हो गया, और यहाँ पे ये 6 है, और ये कितना है 8, तो इसके बीच कितना हो गया 2, समय हो गया 1, विस्थापन हो गया 2, वेग बराबर कहेंगे कितना 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड, वेग कितना होगा भाई 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। देखिए बात समझ आ रही है? तो समय वेग समय सॉरी विस्थापन समय ग्राफ के द्वारा हम लोग वस्तु के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पे देख पा रहे होंगे ये जो पहली स्थिति है, जो पहले वेग की स्थिति है, ये जो है एक नियत रूप से, एक समान रूप से ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। न ये ग्राफ किसी तरफ झुक रहा है ना, किसी एक अक्ष की तरफ न झुक करके दोनों अक्षों के समान रूप से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो ग्राफ कहलाएगा, ये हमारा इस ग्राफ को हम कह सकते हैं नियत वेग, नियत वेग ग्राफ। ये ग्राफ जो होगा, ये पहले व्यक्ति का जो ग्राफ होगा, ये नियत वेग को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बिंदुओं पर वस्तु का वेग जो आएगा, प्रत्येक बिंदु पर, देखिए यहां पे अगर निकालें इस बिंदु पर, यहाँ पे भी ग्राफ इसका समान आने वाला है, यहाँ पे भी इसका ढाल समान आने वाला है, यहाँ पे भी, मतलब प्रत्येक स्थितियों में आप देखोगे तो प्रत्येक स्थितियों में इसका जो मान आएगा क्या आएगा, समान आएगा। इसके बीच का अंतर एक, मतलब प्रत्येक स्थान पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा ये कि प्रत्येक स्थानों पर वस्तु का जो वेग था वो 1 मीटर पर सेकेंड ही प्राप्त हुआ। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? वेग समय ग्राफ से ही कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 2 4 5 ग्राफ होते हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। और ये जो ग्राफ होते हैं ये लगभग कभी कभी एग्जाम में भी दिख जाते हैं, है ना, कंपटीशन एग्जाम में भी दिख जाते हैं, अब जिससे आपको वहीं से एक आध 2 क्वेश्चन डिराइव करने के लिए दे दिया जाता है। ये पूछ दिया जाएगा, बताइए ये ग्राफ जो है किस चाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस वेग को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, पहला ग्राफ हमारा होगा, पहले ग्राफ को हम निरूपित करेंगे। देखिए ये हमारा हो गया समय, समय किस वाले मापते हैं, सेकंड में। ठीक है, विस्थापन इसके कहेंगे विस्थापन, विस्थापन किसे मापते हैं, विस्थापन का मात्रक क्या होता है बताइए जरा, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ हो गया। मान लेते हैं कि 0 समय अंतराल पर किसी वस्तु का विस्थापन कितना है, ये कोई है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु का विस्थापन नियत रह रहा है, वस्तु के विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब वस्तु के विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु का वेग क्या होगा, 0 होगा। वस्तु का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो जब वस्तु का विस्थापन 0 होगा तो हम कह सकते हैं वो जब वस्तु का विस्थापन 0 है तो वस्तु का वेग भी क्या होगा, 0 होगा। तो कह सकते हैं वस्तु इस अवस्था में वस्तु की कौन सी अवस्था होगी, विराम अवस्था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा यह समय विस्थापन ग्राफ, समय विस्थापन 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 ग्राफ, इसलिए इस समय विस्थापन ग्राफ पर ढाल 0 है, 0 है, अतः वस्तु विरामावस्था में होगी, विरामावस्था में। ये जो ग्राफ है ये विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, दूसरे ग्राफ को देखेंगे। दूसरा ग्राफ हमारा होगा, ये हो गया, ये समय हो गया हमारा, इसको हम लोग कहेंगे 7 सेकंड में मापेंगे। इसको हम, ये हमारा विस्थापन हो गया, विस्थापन को मापेंगे मीटर में। ठीक है, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। ठीक है,
मान लीजिए कि कोई वस्तु है, वस्तु का विस्थापन अभी हमने पीछे दिखाया, वस्तु का विस्थापन जब समय शून्य हो तो इसका विस्थापन कोई कोई इस पॉइंट पे हो, और जैसे जैसे समय बढ़े वस्तु का विस्थापन बढ़ता जाए। तो इस ये जो ग्राफ होगा क्या देंगे, यह विस्थापन समय ग्राफ, समय ग्राफ वस्तु के कौन सा वेग है, नियत वेग है। देखिए यहाँ पे जो समयांतराल है क्या है, सबका समान है प्रत्येक बिंदु पर, है ना। ये ढाल जो है क्या प्राप्त हो रही है, समान प्राप्त हो रहा है। देखिए ये ढाल प्रत्येक बिंदु पर समान प्राप्त हो रहा है। तो क्या देंगे, यह विस्थापन समय ग्राफ वस्तु के नियत वेग को प्रदर्शित करता है, नियत वेग को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता। ठीक है, यहां पे जो है वस्तु जो है एक नियत वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक नियत गति होती है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, अगला पॉइंट, अगली पॉइंट ये हमारा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसे हो तो ये अगर इस कंडीशन में हो तो देखिए इस स्थान पर ये नियत वेग तो था, लेकिन ये वेग क्या था, धनात्मक था। ये वेग धनात्मक था, क्यों, क्योंकि ये जो वेग था निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस स्थान पर आप देखोगे ये विस्थापन हमारा क्या होगा, विस्थापन मीटर में, और ये हमारा क्या होगा, समय किसमें, सेकेंड में। तो यह ग्राफ भी, ये भी ग्राफ जो है ये नियत वेग को प्रदर्शित करेगा, नियत वेग को ही प्रदर्शित करेगा। बस सिर्फ बात ये होगी कि जो वेग यहां पे नियत था, धनात्मक था, वही वेग नियत वेग यहां पे किस अवस्था में होगा भाई, ऋणात्मक। किस अवस्था में, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि आप देखोगे जब यहां पे हम ढाल निकालेंगे तो ढाल इस अवस्था में होगा। ठीक है, तो जो समय के साथ ये विस्थापन होगा ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। ठीक है, जब हम ये फाइनल पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट को जब हम लोग घटाएंगे तो मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। जब ऋणात्मक प्राप्त होगा तो जब विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वस्तु का वेग भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो दोनों ग्राफ है, इन दोनों ग्राफों में वेग जो है ये नियत रहने वाला है, लेकिन इस अवस्था में इस ग्राफ के लिए वेग धनात्मक होगा और इस ग्राफ के लिए वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगले पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये ढाल है, याद रहे, यहाँ पे ढाल है, वेग हमेशा ढाल से ज्ञात करते हैं, है ना। ये भी ढाल, ठीक है, क्या ढाल है, ढाल के आधार पर अगर ढाल शून्य प्राप्त हो रहा है तो कह देंगे जो भी वहां पे फाइंड आउट होगा सारी चीजें क्या प्राप्त होंगी, शून्य प्राप्त होने वाली। ठीक है, अगला देखेंगे चौथी पॉइंट। इसमें चौथी पॉइंट होगी हमारी, चौथा ग्राफ होगा एक अलग तरीके का। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया हो ऐसा ग्राफ, आप इस ग्राफ को देख पा रहे हो, इसे हम कह लें समय सेकंड में, ये हमारा हुआ विस्थापन मीटर में। इस ग्राफ को निरूपित करने के लिए, इस ग्राफ को निरूपित करने के लिए यहाँ पे समय पॉइंट जीरो, ठीक है। इस ग्राफ को निरूपित कर जब हम लोगों ने किया तो ये हमें दिखा रहा है कि ये जो ग्राफ है, देखिए समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तु का विस्थापन बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर वस्तु का जो विस्थापन है वो भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर वस्तु का विस्थापन भिन्न भिन्न। तो ये एक परिवर्ती वेग कहलाएगा, ये नियत वेग नहीं, नियत वेग ये नहीं है। ठीक है, ये जो वेग, ये जो ग्राफ दर्शाएगा ये परिवर्ती वेग को दर्शाएगा, परिवर्ती वेग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समयांतराल और विस्थापन का जो रेशियो है ये भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तो कह देंगे यह इस समय विस्थापन ग्राफ में
भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न सॉरी भिन्न भिन्न समयांतरालों में विस्थापन असमान प्राप्त हो रहा है अतः हो रहा है, परंतु वस्तु का वेग सतत रूप से वृद्धि कर रहा है ठीक है। ये जो सतत रूप से क्या है, वृद्धि कर रहा है। या विस्थापन सिर्फ भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न समयांतरालों में विस्थापन भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ पे जो वेग में है ये सतत वृद्धि हो रही है। सतत मतलब निरंतर, है ना, निरंतर वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो समय विस्थापन ग्राफ है ये सतत वेग वृद्धि की गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेग क्या होगा, धनात्मक होगा, न कि ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगली अवस्था में देखेंगे, अगली पॉइंट जो हमारी होगी, एक ग्राफ हम इस तरीके का ले लेंगे। ये हमारा समय हो गया, समय को हमने क्या लिया, सेकंड, इसका मतलब हो गया सेकंड में, और ये हमारा हो गया विस्थापन, ठीक है। विस्थापन को हमने क्या लिया, मीटर में, है ना। और इस बिंदु पर एक पॉइंट होगी ए, इसको हमने क्या लिया बी, इसको हमने क्या लिया सी, ये हमारा शून्य हो गया। तो आप देखोगे कि इस ग्राफ के अंतर्गत वस्तु का वेग समय के सापेक्ष, वस्तु का विस्थापन समय के सापेक्ष निरंतर परिवर्तित हो रहा है। और एक स्थान ऐसा था जहां पर वस्तु का जो विस्थापन था वो नियत हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और वस्तु का वेग अधिकतम, सॉरी विस्थापन अधिकतम था इस बिंदु से। लेकिन बी बिंदु से सी बिंदु के लिए, ए से बी तक, 0 से ए तक इसके वेग में निरंतर वृद्धि हुई। ए से बी तक जाने पर यह वस्तु क्या था, बी बिंदु पर ए से जब बी बिंदु पर पहुंचा तो इसका जो वेग हो गया ये नियत हो गया। लेकिन बी से सी तक जाने पर यह वेग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां पे ये जो होगा वेग ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक वेग को प्रदर्शित करेगा इस स्थान पर नियत वेग। और ये जो हमारा पोजीशन होगा इस पोजीशन पे धनात्मक वेग। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि विस्थापन समय ग्राफ द्वारा हम वस्तु के वेग को निरूपित करते हैं। और ये जो वेग है, ये जो ग्राफ है विस्थापन समय ग्राफ, यहाँ पे वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और नियत वेग की 3 अवस्थाएं ग्राफ में निरूपित की जा सकती हैं। 3 अवस्थाएं, ठीक है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, और वेग नियत भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी इस गति को, ये जो वेग है, ये जो ग्राफ हमारा है विस्थापन और समय ग्राफ जो है, ये आप ये कह सकते हो कि ये भी परिवर्ती गति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इस स्थान पर भी वस्तु की गति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये तो समय विस्थापन ग्राफ समझ में आया ही हो, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, हाँ। इस ग्राफ के माध्यम से ही हम लोग आगे डेरिवेशन करने वाले, है ना, गति के समीकरण के डेरिवेशन करने वाले। तो इसलिए ग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगली टॉपिक हमारी होगी, ये विस्थापन समय ग्राफ था। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो होगा वो होगा वेग समय ग्राफ, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे दूसरी टॉपिक, वेग समय ग्राफ। वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं इसको, समय वेग ग्राफ, समय
वेग ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी। अच्छा, आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, अभी हमने लिखा कि वेग समय ग्राफ, और फिर उसका मिटा करके हमने लिखा समय वेग ग्राफ। कारण क्या था? क्या ये दोनों चीजें अलग अलग है या सेम है? तो देखिए, बातें एक ये है कि जब हम लोग एक्स और वाई एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स और वाई एक्स को लिखने के लिए ये जो प्लेन होगा हमारा, वाई एक्स न लिख करके एक्स वाई लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग वरीयता देते हैं एक्स एक्स, तो जो पॉइंट, जो राशि, यहाँ पे दो राशियां हैं, एक समय है और एक वेग है, तो जिस राशि को हम लोग एक्स अक्ष पे निरूपित करने वाले होते हैं उस राशि को हम लोग पहले लिखते हैं, और जिस राशि को हम लोग वाई एक्स पे रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं उस राशि को हम लोग बाद में लिखते हैं। बात समझ आई? तो यदि आप लिखते हो समय वेग ग्राफ, तो आपको एक्स अक्ष को समय और वाई अक्ष को वेग दर्शाना होगा। लेकिन अगर आप वेग समय ग्राफ लिखते हो तो एक्स अक्ष को वेग और वाई अक्ष को समय रिप्रेजेंट करना होगा। यह समझना जरूरी है। अगर आप वेग समय ग्राफ को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो ये यहां पे गलत माना जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी पूरी तौहीन होगी। बात समझ आ रही है? ये चीज समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। वेग समय ग्राफ जो होता है, कहेंगे वेग समय ग्राफ द्वारा, वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा वस्तु के त्वरण को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, परंतु वस्तु का वेग नियत हो तो ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखीय होता है, रेखीय बनता है, ऐसे लिखते हैं, सरल रेखीय बनता है। ठीक है, और इस स्थिति में वस्तु का त्वरण शून्य प्राप्त होता है। लोग थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब वस्तु का वेग नियत होगा, वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ, तो उस वस्तु का त्वरण शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, लोग पढ़ते हैं समय के साथ वेग परिवर्तन के लिए त्वरण कहा जाता है। और जब समय के साथ वेग परिवर्तित ही नहीं होगा तो क्या उसका विस्थापन त्वरण होगा? वेग में परिवर्तन शून्य, तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होगा तभी त्वरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के हम लोग एक दो ग्राफ इसमें भी देखेंगे। ये देखते हैं, मिटाने की कोई जरूरत नहीं, छोटा छोटा ग्राफ है। ठीक है, पहले ग्राफ को हम लोग देखेंगे। ये हमने ले लिया मीटर, ये समय ले लिया हमने। समय किसे मापते हैं? सेकंड में। ठीक है, एक्स अक्ष हो गया हमारा, ये वाई अक्ष, ये हमारा हो गया वेग को किसे मापते हैं भाई? वेग का मात्रा क्या होता है बताइए जरा तो? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रा मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, ये हमको पता है। यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील हो, समय के साथ इसका वेग परिवर्तित ही नहीं, ठीक है, समय बदले लेकिन इसका वेग परिवर्तित ना हो। ठीक है, वेग में कोई परिवर्तन ना हो, तो मान लेते हैं कि यहां पे कोई बिंदु ए है और यहां पे कोई बिंदु बी है। ठीक है, तो देखिए वेग तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि यहां पे इसका वेग कितना है, समय बढ़ रहा है,
वेग नियत है, लेकिन समय तो परिवर्तित हो रहा है ना। तो इस बिंदु पर ए बिंदु के लिए यहां पे समय हो जाएगा t1 और बी बिंदु के लिए समय हो जाएगा t2। ठीक है, समय हो जाएगा क्या t2। तो हम लोग जानते हैं, एक चीज आप जानते हो, देखिए इसके बीच का समय अंतराल कितना हो जाएगा भाई, t2 माइनस t1। एक चीज हम लोग जानते हैं, 4 बराबर होता है दूरी बटे में क्या, समय। इसी के आधार पर दूसरा फार्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। तो आप देख पा रहे होंगे वेग हमें प्राप्त है और वस्तु का विस्थापन भी ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में जो समय अंतराल है ये भी हमें क्या, तो कह देंगे विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। ठीक है, वेग गुणे समय, वेग गुणे समय हो गया। अब आप देख पाओगे विस्थापन कैसे प्रदर्शित करते हैं, यस से वेग कितना होगा भाई v, समय अंतराल कितना होगा t2 माइनस टी, ये होगा। अगर इसी आकृति को हम लोग बाहर निकालें, ठीक है, बाहर निकालें, देखिए ये हमारा हो गया a, ये b, ये t1, ये t2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये हमारा 0 हो गया, तो यहां से इस बिंदु से इस बिंदु की जो डिस्टेंस है, ये जो है इसका जो मान कितना है b है। यहां से इसके लिए भी a b है, इसके लिए भी b है। तो ये हमारा जो मान होगा ये पूरा का पूरा मान होने वाला है b। ठीक है, और ये भी मान होने वाला है क्या, ये होने वाला है t2 माइनस t। आप देख पा रहे होंगे ये एक आयत का निर्माण कर रहा है और हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पता है हम लोग को लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हम लोग कहेंगे, लंबाई कितना है इसकी, देखिए तो t2 माइनस t1, चौड़ाई कितना है इसकी, तो कहेंगे आयत ए बी t1 t2 का क्षेत्रफल बराबर v इंटू t2 माइनस t1, ये प्राप्त हो रहा है। तो क्या इसको विस्थापन यश को हम लोग इतना लिख सकते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत ए बी t2 t1 का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो एक बात तो हमें पता होगी कि वेग समय ग्राफ जो है, वेग समय ग्राफ से हम लोग, वेग समय ग्राफ पे अगर ढाल हो तो उसके द्वारा हम वस्तु का त्वरण ज्ञात करते हैं। लेकिन वेग समय ग्राफ पर ढाल नहीं हो तो त्वरण शून्य होगा। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम लोग वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग समय ग्राफ, अगर आपसे कोई पूछे कि वेग समय ग्राफ से किन किन राशियों का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि वेग समय ग्राफ से हम त्वरण, अगर ढाल है तो त्वरण, और अगर ढाल है या नहीं दोनों अवस्था में विस्थापन और त्वरण, इन दोनों राशियों का हम लोग गणना कर सकते हैं वेग समय ग्राफ में। बात समझ आ रही है। तो ये तो हो गया एक नियत वेग से, जब कोई वस्तु, ये पहली कंडीशन हो गई, जब वस्तु नियत वेग v से गतिशील, इसके लिए हो गया ये ग्राफ। ठीक है, इसके लिए ये हमारा ग्राफ होगा। दूसरा ग्राफ हम लोग देखेंगे, यदि कोई वस्तु हो जो समय के साथ उसकी गति परिवर्तित हो रही है, तो उसके लिए देखते हैं। आइए अगला थ्योरी भी मिटा देते हैं इस बार, है ना। 2 ग्राफ देखेंगे, इसमें मैक्सिमम 2 ग्राफ होगा। ठीक है, 2 ग्राफ होंगे बस, 1-2 ग्राफ देख लेंगे बस हो जाएगा।
ये जो है, ये जो अभी हमने पीछे बताया, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ग्राफ के द्वारा हम लोग गति के द्वितीय समीकरण की निगमन करेंगे, द्वितीय और तृतीय समीकरण का निगमन करने वाले। ठीक है, दूसरे पॉइंट हम लोग देखेंगे, यदि वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया ग्राफ, ये हम कहेंगे समय, समय किस में लिखेंगे, समय का मात्रक सेकंड, ये हमारा हो गया वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा शून्य हो गया। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जब चलना प्रारंभ किया तो उसका वेग शून्य है। जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करेगा, आप भी देखिए कि जब आप चलना प्रारंभ करते होंगे तो आपका वेग शून्य होता हो, लेकिन जब आप दौड़ने की भी स्थिति में हो तो आपका उस समय वेग शून्य होगा। जब आप गति अवस्था में होगे तब आपकी मतलब वेग में कोई ना कोई परिवर्तन होगा, लेकिन जब आप गति अवस्था को प्राप्त करने वाले होते हैं उसके पहले आपका वेग शून्य होगा। तो इस समय जब समय शून्य हो तो हम मान लें कि वस्तु का वेग कितना हो, शून्य हो, लेकिन कुछ समय बाद t1 समय तो t1 समय पर वस्तु का वेग कितना हो, v1 हो। ठीक है, और कुछ समय अंतराल बाद पुनः t2 समय पर वस्तु का वेग कितना हो, v2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको हम मान लेते हैं a बिंदु, इसको मान लेते हैं b बिंदु। ये परिवर्तित गति हो गई, परिवर्तित वेग हो गया। वस्तु का वेग परिवर्तित हुआ समय के आधार पर। जब वस्तु का वेग शून्य था, जब वस्तु का समय शून्य था वेग भी शून्य था, लेकिन जिस समय पर वस्तु का वेग t1 था, जिस समय वस्तु का समय t1 था, t1 सेकंड पर वस्तु का वेग v1 एंड t2 सेकंड पर वस्तु का वेग v2 हो। ठीक है, तो अगर हमें इसे हम C बिंदु माने तो C से B की मध्य की जो डिस्टेंस होगी वैल्यू हम निकालेंगे v1 माइनस v2, और A से C के बीच की वैल्यू निकालेंगे कितना, t2 माइनस। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ढाल है वो कितना है हमारा थीटा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं tan थीटा, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर होता है, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना हो गया, BC बटे में AC। tan थीटा बराबर कितना हो गई, v2 माइनस v1 बटे में t2 माइनस t1। अब देखिए ये हो गया हमारा वेग परिवर्तन, ये हमारा हो गया समयांतराल। और एक बात आपको पता होगी कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो ये हमारा ढाल होता है वही हमारा त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। हम इसे ये भी कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा a। ठीक है, इसे कह सकते हैं a बराबर v2 माइनस v1 बटे में t2 माइनस t1। ये वेग हमारा वेक्टर होगा, है ना, इसे हम कह सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये परिवर्तित गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्थान पर परिवर्तित गति। दूसरा एक परिवर्तित गति देख लेते हैं, दूसरा ग्राफ इस तरीके से मान लेते हैं कि जब हम किसी वस्तु को, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा वेग हो गया। वेग को हमेशा मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये y हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। इसे हम सुन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु हो जिससे हम लोग ऑब्जर्व करें। जिस समय हम लोग ऑब्जर्वेशन समय को ध्यान देते हैं उस समय वस्तु का वेग कुछ ना कुछ हो, है ना, वस्तु गत्यावस्था में हो तो उस समय वस्तु का कुछ ना कुछ वेग होगा। जब वस्तु का कुछ ना कुछ वेग होगा तो ये वस्तु एक नियमित रूप से आगे बढ़ रही है। तो क्या इस अवस्था में यहाँ पे कोई ढाल देखने को मिल रहा है आपको, बताइए, प्रत्येक बिंदु पर ढाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी
वस्तु की जो गति है वो परिवर्ती गति कहलाएगी। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, और जब कभी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, है ना, वस्तु का त्वरण तभी प्राप्त होगा। ठीक है, परिवर्तन होगा तो त्वरण प्राप्त होगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु का वेग नियत होगा, तो वस्तु का त्वरण कितना होने वाला है? शून्य होने वाला है। ठीक है, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब वस्तु की गति परिवर्तित होगी, वस्तु का वेग परिवर्तित होगा, तो वस्तु का त्वरण कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन यदि वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं होता है, नियत रहता है, तो वस्तु का त्वरण शून्य प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ग्राफ से हमें एक चीज सीखने को मिलती है। ठीक है, एक ग्राफ को हम लोग और देख लेते हैं, अनियमित वेग की बात देखेंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, वो बाइक ट्रेवल कर रहा है ना, बाइक दौड़ा रहा हो रोड पे, तो जब बाइक व्यक्ति दौड़ाता है तो आप देखोगे वस्तु का वेग कुछ ना कुछ होता है, कुछ समय बाद वेग बढ़ा, फिर कुछ समय अंतराल बाद वस्तु का वेग कम हो गया। ठीक है, इस अवस्था में भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वेग जो इसे हम कह लेते हैं समय, ये लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह लेंगे वेग मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप देखोगे इसको हम अगर ए माने, इसको हम बी माने, इसको हम सी माने, ठीक है, तो आप देखोगे इन प्रत्येक बिंदुओं पर जो ढाल है वो प्राप्त हो रहा है, यहां पे भी ढाल प्राप्त हो रहा है, समझिएगा, ये भी ढाल प्राप्त हो रहा है। बस दरअसल बात एक ये है, ये ढाल जो होगा ये ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि वेग निरंतर यहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इस स्थिति में वस्तु का जो वेग है वो बढ़ रहा है, तो ढाल क्या होगा? धनात्मक। ढाल से मतलब ये है, ढाल क्या क्या प्रदर्शित कर रहा है? वेग समय ग्राफ पर ढाल क्या प्रदर्शित कर रहा है, बताइए तो जरा। वेग समय ग्राफ पर ढाल क्या प्रदर्शित करेगा, बताइए, नहीं समझ में आ रही? वेग समय ग्राफ पर जो ढाल होगा, वेग समय ग्राफ पर ढाल क्या प्रदर्शित करेगा? त्वरण। क्या प्रदर्शित करेगा? त्वरण। अगर यह ढाल धनात्मक होगा तो त्वरण धनात्मक होगा, और यदि यह ढाल ऋणात्मक होगा तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक प्राप्त होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, पीछे चलते हैं एक टॉपिक और। विस्थापन समय ग्राफ पर वस्तु का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ पर ढाल क्या प्रदर्शित करता है? विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है ना? ये बात याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अगला देखें, अगली टॉपिक, आइए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरी टॉपिक, थर्ड पॉइंट, समय त्वरण ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। ठीक है, बीच में डैश रखेंगे क्योंकि इनके बीच का ही संबंध है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। टाइम समय ग्राफ क्या है, यहां पे देखने को चीजें ये मिलेगी। ठीक है, भिन्न भिन्न स्थितियों में टाइम समय ग्राफ पर, जिस तरीके से हम लोग विस्थापन और वेग ग्राफ पर भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियां और भिन्न भिन्न वेग प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरीके से समय त्वरण ग्राफ पर भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न त्वरण को हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना? प्राप्त करने की चीजें सीखेंगे। और ये देखते हैं, कहेंगे समय त्वरण ग्राफ पर भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न स्थितियों में गतिमान वस्तु गतिमान वस्तु गतिमान वस्तु का त्वरण 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 भिन्न भिन्न समयांतराल भिन्न भिन्न समयांतराल में परिवर्तित रहता है। ठीक है, भिन्न भिन्न समयांतरालों में अगर मान लीजिए, देखिए कोई वस्तु है, उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है, तो वस्तु के त्वरण में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भिन्न भिन्न स्थितियां, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक स्थान दूसरे स्थान पर उसका वेग परिवर्तित हुआ तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ, दूसरे से तीसरे बिंदु पर गया तो वेग में परिवर्तन हुआ तो उसके त्वरण में भी परिवर्तन होगा, तीसरे से चौथे बिंदु पर अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसके त्वरण में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि हम लोग परिभाषा जानते हैं, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन वेग कहलाता है, समय के साथ वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो अगर समय के साथ वेग परिवर्तित हो रहा है तो त्वरण कहलाएगा, और अगर वही समय के साथ परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो त्वरण भी भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, दो तीन कंडीशन इसमें देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी होगी, जब वस्तु विरामावस्था में, विरामावस्था में जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा होगा क्या, समय का मात्रक सेकंड, ये हमारा हो गया वेग, सॉरी त्वरण का मात्रक क्या होता है जरा बताइए तो, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु विरामावस्था में, तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगी तो वस्तु जब विरामावस्था में होगी तो वेग क्या होगा, शून्य, वेग क्या होगा शून्य, तो त्वरण क्या हो जाएगा शून्य। मतलब समय कितना भी बढ़े वेग शून्य होगा तो त्वरण भी शून्य होगा। तो हम इसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस तरीके से। थोड़ा सा ये लाइनिंग मोटी कर देते हैं, है ना, आप समझ पाओगे। आपके पास अगर स्केच हो, पेन हो तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगी हमारी इस तरीके से, ये क्या कराएगी, समय त्वरण विरामावस्था, जब वस्तु विरामावस्था में हो तो वस्तु का त्वरण शून्य प्राप्त होगा, और इसे ग्राफ का रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से प्रवेश करें। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरी पॉइंट कहेंगे, जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, अच्छा एक चीज और देखेंगे, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, तो अभी हमने कहा कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी तो वेग परिवर्तन क्या होगा भाई, वेग परिवर्तन क्या होगा शून्य। जब वेग परिवर्तन ही शून्य होगा तो त्वरण क्या होगा, हमारा त्वरण भी क्या होगा शून्य प्राप्त होगा। ये जो सब त्वरण शून्य प्राप्त होगा, सेम टू सेम यही ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी ग्राफ को हम लोग इस तरीके से फिर से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा हो गया समय सेकंड में, ये हमारा हो गया त्वरण मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसके ग्राफ को भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा त्वरण हो गया, ये हमारा क्या होगा समय, इसको भी हम लोग यही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो और जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, इन दोनों स्थितियों में वस्तु का जो त्वरण होता है कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में वस्तु का त्वरण शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे,
ग्राफ में ही इस त्वरण का तीसरी पॉइंट है और ग्राफ का अंतिम पॉइंट है। ठीक है, अंतिम, ये अंतिम टॉपिक होगी ग्राफ के लिए। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग गति के समीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से डिराइव करते हैं। तीसरे पॉइंट में देखेंगे, कहेंगे जब कोई वस्तु नियत त्वरण से गतिशील हो, नियत त्वरण से गतिशील हो तो ग्राफ समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर सरल रेखीय प्राप्त होता है, सरल रेखीय प्राप्त होता है, सरल रेखीय प्राप्त होता है। ठीक है, सरल रेखीय प्राप्त होता है। बात समझ आ रही है? इसके लिए कहेंगे ग्राफ, देखिए एक ग्राफ हम बनाते हैं, उसके बाद आप समझ में आएगी। इसे हम कह लें समय, इसको मापते हैं किसमें, सेकंड में। एक चीज तो आपको समझ में आ रही है, ग्राफ का निरूपण आपको समझ में आया होगा, ग्राफ को कैसे निरूपित करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन ग्राफ को निरूपित कैसे करते हैं ये चीजें समझ में जरूर आ गई। ठीक है, ये हो गया त्वरण। त्वरण कैसे मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु का त्वरण क्या है, नियत है। ठीक है, नियत त्वरण है, इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी। इस स्थान पर समय t1 है, इस स्थान पर समय t2। ठीक है, समझ में आ रही है? तो एक बात हम लोग जानते हैं, एक बात हम लोग को पता है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में समयांतराल। ठीक है, त्वरण कितना ज्ञात है भाई, त्वरण को हम यहां पे ले लेते हैं कितना, वेक्टर ए। ठीक है, तो त्वरण हमारा हो गया वेक्टर ए। वेग परिवर्तन हमें ज्ञात करें, वेग परिवर्तन को हमने मान लिया कितना, डेल्टा वी। समयांतराल हमें पता है, समयांतराल कितना होगा, देखिए तो इसके बीच में समयांतराल होगा t2 माइनस t1। समय यहां पे लिख देते हैं, समय इसमें सेकंड, यह हो गया कितना, डेल्टा टी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू ए डॉट डेल्टा टी। तो यदि कोई वस्तु नियत त्वरण से गतिशील हो, ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से नियत त्वरण से गतिशील हो, तो यह हमें ग्राफ प्राप्त होगा, ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। और इस ग्राफ के माध्यम से हम वस्तु के वेग परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं कि इस समयांतराल में, किन समयांतरालों में वस्तु का वेग क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इस ग्राफ की सहायता से, इस ग्राफ की सहायता से वस्तु के वेग परिवर्तन, वस्तु के वेग परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, या गणना की जाती है, ये भी लिख सकते हैं, ज्ञात किया जाता है, जाता है लिख दीजिए, ज्ञात किया जाता है या गणना की जाती है, गणना की जाती है, दोनों चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे पॉइंट थे इसलिए ग्राफ जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भौतिक विज्ञान यदि आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए ग्राफ तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, ठीक है, बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि बिना ग्राफ के कोई डेरिवेशन ही नहीं। भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी जो चीज है वो डेरिवेशन है, निगमन, सूत्रों का निगमन, है ना। बिना किसी प्रूफ के कोई किसी बात को कहना व्यर्थ है। भौतिक विज्ञान में प्रत्येक टॉपिक जो है वो प्रूफ के आधार पर है, और किसी भी टॉपिक को प्रूफ करने के लिए निगमन करना बहुत जरूरी है
है ना। थ्योरी के साथ साथ भौतिक विज्ञान की तीन चीजें होती हैं। यदि भौतिक विज्ञान आपको सीखना है तो आपको प्रत्येक टॉपिक के लिए 3 बातें बहुत जरूरी होने वाली है। पहला, उस टॉपिक की ग्राफ या टॉपिक का फिगर, दूसरा थ्योरी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट निगमन। उस टॉपिक के बारे में पूरा निगमन, प्रूफ कि इस बात को कहां से उद्गम हुआ और किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है, मेन वैल्यू क्या प्राप्त होती है। और इसको ग्राफ करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ग्राफ। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे ग्राफ समझ में आए होंगे। विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, दूसरी बार देखेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको ग्राफ समझ में आएगा। और जब ग्राफ समझ में आ जाएंगे तो इसके अगले टॉपिक गति के समीकरण को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिराइव कर पाएंगे, निगमन कर पाएंगे, और जो इसी ग्राफ के माध्यम से निगमन हो पाएंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यालय। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यालय।